हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द स्टॉक मंत्रा यूट्यूब चैनल अगेन। और अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कि स्टॉक मार्केट में इंटरेस्टेड है एंड यू बिलीव इन वैल्यू इन्वेस्टिंग, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन स्टॉक मार्केट वैल्यू इन्वेस्टिंग विच इज कॉल्ड द इंट्रिंसिक वैल्यू। एंड क्यों आपको ये जानना है एंड हाउ इट विल हेल्प यू इन आइडेंटिफाइंग स्टॉक्स जो कि अपने मार्केट वैल्यू से अंडर वैल्यूड परफॉर्म कर रहे हैं, एंड कैसे वैल्यू इन्वेस्टिंग के थ्रू आप अपने वेल्थ को बिल्ड कर सकते हैं एंड एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं। पूरा डिटेल में बात करेंगे। अगर आप चैनल में नए हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। Okay, guys, welcome back. So, intrinsic value in value investing. So, how to identify undervalued stocks. So, आज के इस वीडियो में हम लोग डिटेल में ड्राइव करेंगे कि इंट्रिंसिक वैल्यू क्या है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बारे में भी हम लोग बात करेंगे एंड हाउ यू कैन सिलेक्ट द अंडरवैल्यू स्टॉक्स, वो हम बात करेंगे। हमारे प्रीवियस वीडियो पे हम लोगों ने बात की थी अबाउट द बेसिक प्रिंसिपल्स अबाउट वैल्यू इन्वेस्टिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ चेकआउट द लिंक जो कि अभी आपको आई बटन में यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, तो वहाँ पे जाके चेक कीजिए। एंड उससे पहले हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू में बात करें, थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देना चाहता हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ध्यान नहीं होगा या जो लोग नए हो वो लोग स्किप कर सकते हैं डायरेक्टली इन हमारे इंट्रिंसिक वैल्यू वाले सेक्शन पे। बट व्हाट इज वैल्यू इन्वेस्टिंग? So value investing is basically it is a strategy of picking stocks that appear to be trading for less than their intrinsic value or book value। ठीक है ना? सो बेसिकली क्या होता है ना कि कभी भी आप किसी स्टॉक को पिक करते हो, उसकी करंट प्राइस जो भी चले, मान के चलो कि अभी टाटा मोटर्स की जो सीएमपी चल रही है वो ऑलमोस्ट लाइक 1200-1300 के अराउंड पे चल रही है। तो उसकी रियल वैल्यू क्या है उसको अगर हमें पता चल जाए तो हम लोग अगर उस टाइम पे उसमें इन्वेस्ट करें तो आगे जाके उस कंपनीज के रिजल्ट्स अच्छे होंगे, तो हमारे जो प्रॉफिट्स भी रहेंगे या हमारी जो वेल्थ की ग्रोथ होगी वो बहुत अच्छी रहेगी। इट इज बेसिकली अबाउट emphasizes buying undervalued stocks based on solid fundamental analysis, that is most important, and the goal is about to maximize long term returns by identifying mispriced stocks। तो कभी कभी ऐसा होता है, करेक्शंस आती हैं स्टॉक मार्केट में, तो वहां पे जो भी आपके स्टॉक्स होते हैं वो आपको कम वैल्यू में मिले, तो बेसिकली आपके मार्केट प्राइस से कम में वो चीज़ मिले। Value investing, why it is important? It is potentially for the long term wealth creation, less speculative and most research driven। जैसे कि शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो फ्लक्चुएशन आ सकती है बिकॉज ऑफ एनी स्पेकुलेशंस इन द मार्केट, तो वहां पे आपको ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो बट वैल्यू इन्वेस्टिंग में क्योंकि हम कंपनीज के फंडामेंटल्स को फोकस करते हैं तो वेरी लेस चांसेस आर देयर दैट ऑन अ लॉन्गर गोल वो गलत हो सकते हैं। सो ये थोड़ा सा लेस स्पेकुलेटिव एंड रिसर्च बेस्ड रहता है। इट इज फोकसिंग ऑन द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ कंपनीज, रिड्यूसिंग रिस्क, फोकसेस ऑन लॉन्ग टर्म rather than शॉर्ट टर्म मार्केट वॉलेटिलिटी जो अभी मैंने बात की थी। एंड ये सारे चीज़ें वैल्यू इन्वेस्टिंग के मेजर पार्ट है, क्योंकि इस वजह से वैल्यू इन्वेस्टिंग को बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। जो कि बहुत बड़े सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स है उनकी अभी भी जो वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी है उसमें से वैल्यू इन्वेस्टिंग टॉप प्रायोरिटी पे आती है बहुत सारे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स की। सो व्हाट इज इंट्रिंसिक वैल्यू? ठीक है, सो बेसिकली जो इंट्रिंसिक वैल्यू है इट इज सिंपली, अगर हम लोग बात करें, इट इज ऐसा हम बोल सकते हैं कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज द ट्रू अंडरलाइन वर्थ ऑफ द स्टॉक रिगार्डलेस व्हाट इज करंट मार्केट प्राइसेस। सो बेसिकली इन वैल्यू इन्वेस्टिंग आवर गोल इज टू फाइंड द कंपनीज दैट आर ट्रेडिंग बिलो देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, given us that the potential profit when the market corrects। जब भी मार्केट करेक्ट करता है तो ये कंपनी अपने रियल वैल्यू पे पहुंच जाएगी एंड ऊपर की तरफ भाग जाएगी। जैसे मैंने वैल्यू इन्वेस्टिंग के कोर प्रिंसिपल सेक्शन में भी बात किया था कि कभी भी कोई कंपनी अगर मतलब किसी इकोनॉमिक कंडीशन के वजह से हो, कुछ मैनेजमेंट इशू के वजह से हो, कोई भी अंडरलाइंग इशू की वजह से अगर मार्केट से उसकी वैल्यू कम हो जाती है, फिर वहां पे इन्वेस्टिंग करना, फिर जब मार्केट करेक्ट होती है वो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकती है। सिंपली अगर यहाँ पे आप इमेज देखो तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो ग्रीन लाइन है ये मार्केट प्राइस है जो कि आपको ट्रेडिंग टर्मिनल पे दिखती है। ठीक है, एक सेकेंड, आई विल जस्ट शो यू। सो हियर यू कैन सी दैट आई हैव ओपन माई ट्रेडिंग व्यू टर्मिनल। तो यहाँ पे अगर आप देखो, इफ आई गो टू टाटा पावर, ओके, सो टाटा पावर का अगर हम लोग वीकली चार्ट देखें, सो यू कैन सी कि मार्केट में ड्यूरिंग ऑलमोस्ट लाइक देख सकते हो, एक सेकेंड लेट मी जस्ट स्किप दिस वन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ने ऑलमोस्ट लाइक अप्रैल 2020 से लेके अप्रैल 2023 एक करेक्शन दिया था। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से करेक्शन दिया, फिर यहाँ से मार्केट की वैल्यू बढ़ती गई। तो यहाँ पे जितने लोगों ने भी इस एरिया पे इसमें इन्वेस्ट किया होगा, सो ऑन फ्यूचर इनको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हुआ होगा। मार्केट हैज़ रोज फ्रॉम ऑलमोस्ट लाइक 190 से लेके 441। सेम वाइज IRFC का एक शेयर था जो कि कप एंड हैंडल पैटर्न पे, ये बहुत पहले भी मैंने शेयर किया था ग्रुप में।
तो यहाँ पे भी एक कप हैंडल पैटर्न बन रहा था, तो यहाँ पे 36 पे जब ब्रेकआउट हुआ मार्केट वेंट टिल 119 IRFC। तो ये सारे चीज़ें, थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट्स भी रहता है, फंडामेंटल एस्पेक्ट्स भी रहता है। तो मार्केट के करेक्शन जब नीचे रहता है तो वहाँ से जब आप इन्वेस्टिंग करते हो, सो मार्केट डेफिनेटली गिव्स यू ए ग्रेटर ग्रोथ। तो यहाँ पे इसीलिए आप देख सकते हो जो ग्रीन लाइन है ये मार्केट प्राइस है, जो कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। मार्केट प्राइस यहाँ पे आपको देख सकते हैं 35-45, फिर मार्केट में यहाँ पे नीचे करेक्शन आया, फिर ऊपर आया, फिर करेक्शन आया, फिर मार्केट एकदम से भागी जब गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया कि रेलवेज के ऊपर काफ़ी फोकस किया जाएगा। तो इसीलिए IRFC वन ऑफ द कंपनीज, तो ये काफ़ी अच्छा यहाँ पे परफॉर्म कर गई। सेम वाइज IRCTC के केस में भी यहाँ पे मार्केट ने करेक्शन दिया था, ऑलमोस्ट 583 पे आया था अप्रैल में, फिर यहाँ से फिर मार्केट 1000 के तरफ मूव की थी। ऑलमोस्ट लाइक 100% का रिटर्न यहाँ पे लोगों को मिला होगा। सो जब भी मार्केट ओवर प्राइस होता है वहाँ पे हमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। मार्केट जब भी आपकी इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है, उसके नीचे होती है, तभी हमें इन्वेस्ट करें, तो कि हमें अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है। सो यहाँ पे एक बेंजामिन ग्राहम का एक बहुत अच्छा कोट है, दैट इन शॉर्ट रन द मार्केट इज ए वोटिंग मशीन, बट इन द लॉन्ग रन इट इज ए वेइंग मशीन। सो डेफिनेटली ऑलवेज इट इज प्रूवन दैट द लॉन्ग रन पे हमें अच्छे खासे यहाँ पे सक्सेस देखने को मिलती है इन स्टॉक मार्केट। ओके, नाउ इंट्रिंसिक वैल्यू। सो थिंक ऑफ इट लाइक, मतलब ऐसे मान के चलो कि इंट्रिंसिक वैल्यू इज अ रियल वैल्यू बेस्ड ऑन कंपनीज फंडामेंटल्स, जैसे कि उसकी अर्निंग्स हो गए, एसेट्स हो गए, पोटेंशियल ग्रोथ हो गई। तो वहाँ पे कंपनीज की जो स्टॉक प्राइस रहती है, ऑन द अदर हैंड इट रिफ्लेक्ट्स कि लोग उसको किस प्राइस पे खरीदना चाहते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि शेयर मार्केट जो है वो बेसिकली आपको मतलब क्या हो सकता है, ऑक्शन मार्केट है। ऐसा तो नहीं है ना कि किसी पे फिक्स प्राइस लगा है फिर आप वहाँ पे खरीद रहे हो, तो इसे बेसिकली ऑक्शन मार्केट, तो वहाँ पे लोग विलिंग कर रहे हैं कितना आप दे सकते हो। तो इसलिए मार्केट प्राइस थोड़ा अलग बिहेव करता है रैदर देन द एक्चुअल फंडामेंटल। सो एज ए वैल्यू इन्वेस्टर्स वी हैव टू लुक फॉर अ डिस्कनेक्ट बिटवीन टू वैल्यूज, बेसिकली फंडामेंटल वैल्यू दैट इज द इंट्रिंसिक वैल्यू एंड द मार्केट प्राइस। तो उस बेसिस पे हमें थोड़ा सा ये जोन आइडेंटिफाई करना होता है, जब मार्केट इंट्रिंसिक वैल्यू उससे नीचे आए तब उसमें इन्वेस्ट करो, ताकि आगे जाके हमें अच्छा रिटर्न्स मिल सके, रादर देन कि एकदम से हायर प्राइस पे खरीदो फिर मार्केट करेक्शन पे हमें वो लॉस हो। ठीक है। सो इंट्रिंसिक वैल्यू की अगर डेफिनेशन बात करें, इट इज द वैल्यू, ट्रू वैल्यू ऑफ ए स्टॉक बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ इट्स अंडरलाइंग बिजनेस। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल जिससे कैलकुलेट किया जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू इज कॉल्ड द डिस्काउंटेड कैश फ्लो, DCF शॉर्ट में बोला जाता है। अलग भी पैरामीटर्स हैं, बट वी विल शॉर्टली डिस्कस अबाउट द डिस्काउंटेड कैश फ्लो। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है, नॉट इजी टू कैलकुलेट, but still I'll give you more insight about that. Key variables include future earnings, growth prospectus, and the company's assets and liabilities. ठीक है। सो यहाँ तक आई होप आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। तो बेसिकली मोटा मोटी ये चीज़ है कि कोई कंपनी जब थोड़ा सा करेक्शन फेज में आती है वो ढूंढो, मार्केट न्यूज़ में, मतलब कोई स्टॉक न्यूज़ में ना हो, थोड़ा सा अंडर वैल्यू परफॉर्म कर रही हो, उसकी अच्छी खासी फंडामेंटल स्ट्रांग हो, ताकि आगे ग्रो करे। हमें थोड़ा सा वैसे स्टॉक्स को ढूंढना है जिसकी प्राइसिंग कम हो, जिसके रिटर्न ज़्यादा हो, हमें मोटा मोटी वो निकालना है। ठीक है। सो हाउ टू कैलकुलेट द इंट्रिंसिक वैल्यू। सो बेसिकली द मोस्ट कॉमन फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी बात किया है, इज द डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। सो बेसिकली जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड है, ये एस्टिमेट करते हैं कंपनीज के फ्यूचर कैश फ्लोज एंड देन डिस्काउंट देम बैक टू द प्रेजेंट वैल्यू। ये ऐसा है कि मैं डेफिनेटली थोड़ा सा इस पर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, अगर आपको देखना है तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करके रखिएगा। मोस्ट प्रॉब्ली नेक्स्ट वीडियो मेरा इसी पे थोड़ा सा डिटेल पे रहेगा, डिस्काउंटेड कैश फ्लो के ऊपर। सो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है कि जो प्रोसेस है मैं थोड़ा सा आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूँ, कि हमें फोरकास्ट करना होता है कि कंपनीज के फ्यूचर कैश फ्लोज क्या हैं। फिर हमें ये पता करना है कि नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में मार्केट में कितने फ्यूचर जो कैश फ्लोज रहती हैं वो कितनी होंगी, और वहां से हमें डिस्काउंट बैक करना है। जैसे कि मान के चलो कि हम ये मान के चलते हैं कि कोई कंपनी अभी 100 रुपए पे है, ठीक है, उसकी ग्रोथ 10% के रेट पे चल रही है, तो नेक्स्ट ईयर उसकी वैल्यू कितनी होगी, 10% के हिसाब से 100 प्लस 10% इज 110। बट नेक्स्ट उसके बाद 110 + 10%, तो हमें फ्यूचर पे जाना है, फिर वहां से बैक ट्रैक करके आना है कि आज वैल्यू क्या है, वहां से हमें आइडेंटिफाई करना है कि क्या ये इसकी रियल वैल्यू है, या उससे ज़्यादा महंगा है, या उससे कम महंगा है। इट्स अ कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस, बट डेफिनेटली मैं डिटेल में उसको एक वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको देखना है कि डिस्काउंटेड कैश फ्लो को कैसे कैलकुलेट करते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, सिर्फ टाइप कीजिए DCF, तो मैं डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो इस पर बनाऊंगा। ठीक है। सेकेंड प्रोसेस है, जैसे मैंने बात किया कि उस पर अकाउंट अप्लाई डिस्काउंट रेट, तो हमें फ्यूचर में जाना है, फिर वहां से डिस्काउंट करते करते आज के डे पे आना है, वहां से
फिर हमें वो निकालना है। जैसे कि क्रिकेट में होता है डकवर्थ लुईस मेथड, डीएल मेथड होता है, उसी तरह से हमें भी ये थोड़ा सा उस रेशियो में निकाल के कंपनीज के वेटेड एवरेज कॉस्ट के हिसाब से उसको डिस्काउंट करना होता है। और फाइनली वी सम ऑफ द प्रेजेंट वैल्यू टू दोस कैश फ्लोज टू अराइव द इंट्रिंसिक वैल्यू। तो पूरा जो पैरामीटर होता है कि अगर मान के चलो कि कंपनी 1 लाख पे है, आगे जाके डिप्रिशिएशन होके थोड़ा 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 ऐसे कम होते 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 पूरा जो भी उसका फैक्ट होता है सबको ऐड करेंगे तो उसके इंट्रिंसिक वैल्यू को मिल जाएगी, कंपनी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें उससे पता चल जाएगा कि कंपनी की एक्चुअल उसकी वैल्यू कितनी है और उसकी करंट मार्केट प्राइस कितनी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं आपको टीसीएस का दिखाऊं फॉर एग्जांपल, यहाँ पे थोड़ा सा नक्शल में दिखाता हूँ। सो टीसीएस इट इज करेंटली ट्रेडिंग एट 4523। यहाँ पे आप देख सकते हो फ्री कैश फ्लो 41,688। सो बेसिकली मैं थोड़ा सा बताता हूँ कि फ्री कैश फ्लो क्या है, सो देन वी विल टॉक अबाउट मोर अबाउट दिस वन। सो बेसिकली जो फ्री कैश फ्लो होता है, क्या होता है कि कंपनीज के अगर बैलेंस शीट, कैश फ्लो, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को अगर हम कंसिडर करें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का पार्ट, डोंट वरी, ये सारे टॉपिक्स हमारे इसी चैनल में कवर करूंगा, डिटेल में करूंगा। तो आप बिल्कुल वरी मत हो जाइए, मैं आपको थोड़ा सा इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ ताकि जो पार्ट हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं वो डिस्कनेक्ट ना हो, आपको समझ में आए। सो बेसिकली जो फ्री कैश फ्लो होता है, क्या होता है, जो नेट प्रॉफिट होता है, जो कैश हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से जनरेट करती है कोई कंपनी, हम आप हमेशा सुने होंगे इस कंपनी ने नेट प्रॉफिट 100 करोड़ का बनाया। सो डज दैट मीन कि 100 करोड़ का प्रॉफिट उसके पास कैश एज ए कैश रहा है? नो। सो बेसिकली ऐसे मान के चलो कि कोई फॉर एग्जांपल एक टायर कंपनी है, ठीक है, उसने 100 करोड़ का प्रॉफिट बनाया, बट आफ्टर दैट उनके एक्सपेंसेस कहाँ पे गई है? ठीक है ना, तो एक्सपेंसेस कैश फ्लो माइनस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज को जब हम लोग माइनस करते हैं, फिर जो उनके पास रहता है उसको हम लोग, जैसे कि मान के चलो डिविडेंड का अगर मैं किसी को दे दिए, कुछ नया इनोवेशन के लिए उन्होंने कहीं पे डिपोट किया, तो उसके बाद सब खर्च करके कंपनीज के डेवलपमेंट, सैलरी वैलरी सब देने के बाद नेट प्रॉफिट के बाद जो कैश फ्लो रहता है, कैश फ्लो में हमें एक्चुअली पता चलता है कि नेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या हुई है। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है बट कैश फ्लो पे वो नहीं होता है। उसके बाद कंपनी के पास मान के चलो कि उसके पास 30 करोड़ का कैपिटल बच जाता है, फिर उस 30 करोड़ को वो क्या करेगी? कंपनी अपने ग्रोथ पे इन्वेस्ट कर सकती है, रिसर्च में इन्वेस्ट कर सकती है, नए ब्रांचेस खोल सकती है, नए फैक्ट्रीज खोल सकती है, लैंड एक्वायर कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। सो जब कैश उनके पास रहता है तब कंपनी के पास एक्सप्लोरेशन, उसको ग्रो करने के लिए चांसेस हो। तो बेसिकली ये जो पैसा अकाउंट में बचता है उसको हम लोग फ्री कैश फ्लो बोलते हैं, जो कि मैंने अभी यहाँ पे शेयर किया था। सो लेट मी जस्ट अगेन गो बैक टू माई पेज। ओके, तो यहाँ पे प्री कैश फ्लो में आप देख सकते हो मार्केट कैपिटलाइजेशन 1636, मतलब अगर इसको बोले 1636,000 करोड़ की मार्केट कैप है टीसीएस में, एंड जहाँ पे उसके कैश फ्री कैश फ्लो है आपको 41,688। कैश फ्लो का अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखाऊं, यहाँ पे आप देख सकते हो दैट की कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी लास्ट ईयर में इनकी आई थी ऑलमोस्ट, लाइक देख सकते हो 44,000, फिर कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड ऑल दोज होने के बाद नेट कैश फ्लो उनका इतना रहता है। तो बेसिकली एक्टिविटीज से कितना माइनस करने के बाद आपका जो बचता है दैट इज शोन हियर एज ए फ्री कैश फ्लो, ठीक है, जो कि आपको ऊपर में मैंने शो किया था। तो बेसिकली इतना डिटेल में अभी हम लोग नहीं जाते हैं, सिंपली आप ऐसा समझ के चलो ये उनके पास फ्री कैश पड़ा है, ठीक है। सो उसी को कैलकुलेट करके हम फ्यूचर में जाते हैं, फिर वहां से डिस्काउंट करके कंपनीज को वैल्यू को लाते हैं, फिर उस हिसाब से हम लोग उसके अर्निंग पर शेयर पर डिवाइड करते हैं, एंड वी कम टू नो दैट व्हाट इज द मार्केट कैपिटलाइजेशन, सॉरी व्हाट इज द करंट मार्केट प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक, ठीक है। जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं, जैसे टीसीएस का मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि 41,688 के अराउंड पे चल रही है, जस्ट ए सेकेंड। ओके, तो जैसे अभी टीसीएस के बारे में हम लोगों ने बात किया है, तो अगर हम लोग एस्टिमेट करते हैं कि जो इनकी सरप्लस अमाउंट है ये हर साल 5% के हिसाब से बढ़ती जाएगी, तो हम लोग फ्यूचर में उसी कैश को डिस्काउंट करके हम लोग डिफाइन कर सकते हैं कि टीसीएस की एक्चुअल वैल्यू कितनी हो सकती है। तो इसी को आइडेंटिफाई करते हुए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट विच कम इनटू पिक्चर इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। सो व्हाट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी? So it is an important thing to consider, the margin of safety. This concept is actually introduced by Benjamin Graham, and it is all about building a cushion for your investment. Even you are slightly off your valuation, the margin of safety protects you from a potential loss. जो हम लोग अभी बात कर रहे हैं इंट्रेंसिक वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए डीसीएफ की मेथड यूज करेंगे।
बिल्कुल टेक्निकल एस्पेक्ट भूल जाइए, सिंपली ऐसे मान के चले कि हम सोच रहे हैं कि 100 1500 का चीज़ हमें 1100 पे मिलेगा, तो हमारी मार्जिन ऑफ सेफ्टी 500 है, ठीक है। सो बेसिकली अगर ऐसा मान के चलो कि HDFC बैंक की शेयर की एक्चुअल इंट्रेंस वैल्यू 2000 है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं HDFC का दिखाऊं, एक सेकेंड, HDFC, ठीक है। तो यहाँ पे अगर HDFC का मैं करंट प्राइस दिखाऊं तो 1600 के अराउंड है। अगर मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वैल्यू 2000 होनी चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, अभी मार्केट 400 रुपये के अराउंड सस्ते मुझे यहाँ पे मिल रही है, ठीक है। मतलब अगर इसकी इंट्रिंसिक वैल्यू 14 मतलब 2000 की है, तो हमें मुझे ये 400 के अराउंड पे डिस्काउंट में मिल रही है। सो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास एक 20-25% का एक मार्जिन ऑफ सेफ्टी मिल जाता है। सो अगर भी थोड़ा सा गलत ऊंची नीच हुआ, तो हमारे पास ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी बचाएगा कि ओके, इतनी रेंज के अंदर हम इसको कंसिडर कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या ना करें, ठीक है। सो बेसिकली जितना बड़ा आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा, उतना कम आपका रिस्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी 400-500 पॉइंट के नीचे हमें मिल रहा है, ठीक है ना। सो डेफिनेटली फ्यूचर में इसकी ग्रोथ हमें मिल सकती है, ठीक है। सो इसके अलावा जो अदर एस्टिमेट्स जो हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, वो है प्राइस टू अर्निंग रेशियो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। प्राइस टू अर्निंग इज बेसिकली सिंपल मेथड जहाँ पे हम कंपनीज के स्टॉक प्राइस टू इस अर्निंग पर शेयर को निकालते हैं। सो बेसिकली एक लो पीई जो रहता है, इट इज़ कंसिडर्ड टू कंपेयर टू जो इंडस्ट्री पीयर्स है, उनको भी हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल प्राइस टू अर्निंग पर अगर हम यहाँ पे देखें, तो पीई रेशियो जैसे HDFC बैंक का 18.64 है, कंपैरिजन टू बाकियों का 19, 14, 19। बट यहाँ पे इंडस्ट्री का अगर हम लोग पीई ढूंढे, तो इंडस्ट्री इज अराउंड 12, और यहाँ पे हमें कितने में मिल रहा है, 18। सो डज दैट मीन कि क्योंकि इंडस्ट्री पी के लेवल से नीचे मतलब ज़्यादा है, तो हमें इसमें इन्वेस्ट नहीं करना है? नो। तो एक कम पी का मतलब है इट इज़ अंडर वैल्यूड, बट हमें इंडस्ट्री पी के साथ कंपेयर करना है। 12 है, यहाँ पे 18 है, मतलब एटलीस्ट ये थोड़ा सा इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से ज़्यादा पे मिल रही है, सो स्टिल वी कैन कंसिडर। TCS के केस में अगर हम लोग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड देखें, क्योंकि ये IT इंडस्ट्री है, यहाँ पे इंडस्ट्री पीई 36.42 पे चल रही है, वेरस स्टॉक पी इज 34.4। तो डज दैट मीन कि हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इंडस्ट्री पी से कम है? द आंसर इज अगेन नो। इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आएंगे जो कि हम लोग आगे के सब्सिक्वेंट वीडियोस में मैं लेके आऊंगा, जहाँ पे कि हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट को बात करेंगे। वहाँ पे ये मेजर पॉइंट आएगा कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड व्हाई इट इज सो इम्पोर्टेंट। सो इफ यू आर फाउंडिंग वैल्यू टिल नाउ टू दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू हिट दैट लाइक बटन, और नीचे आपके जो भी कमेंट्स है, क्वेश्चन है, आप डेफिनेटली यहाँ पे पोस्ट कर सकते हैं। तो सेम वाइज इंडस्ट्री पी के स्टैंडर्ड पे आप देख सकते हो बाकी के कंपनीज यहाँ पे साइड बाय साइड है, उसके बाकी के भी पैरामीटर्स है। विल डेफिनेटली टॉक इन आवर फ्यूचर वीडियोस, बट कंसिडरिंग ए लो पी इज ऑलवेज कंसिडर अ गुड इन्वेस्टमेंट कंपेरिजन टू हाउ इट इज इन टर्म्स ऑफ इंडस्ट्री पीएस, ठीक है। अगर आप देखो 2020 में हिंदुस्तान यूनिलीवर, ठीक है। तो यहाँ पे जाके मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर थोड़ा सा ढूंढता हूँ, HUL, ठीक है। ठीक है, हिंदुस्तान यूनिलीवर को अगर मैं यहाँ पे डिफाइन खोलूँ, ठीक है, तो 2020 के अराउंड पे भी आप देख सकते हो दस मार्केट हैज़ करेक्टेड ऑलमोस्ट लाइक नीचे आई थी 1800 के अराउंड पे, फिर यहाँ पे 3000 तक पहुँच चुकी है, ठीक है। बट सबसे अच्छा मुझे लगता है टाटा पावर, टाटा मोटर्स कहाँ गया, सॉरी, यहाँ पे टाटा मोटर्स ढूंढते हैं, ठीक है। ठीक है, सो टाटा मोटर्स माय फेवरेट एग्जांपल ऑलवेज। 2020 में आई पर्सनली हैव सीन दिस स्टॉक ट्रेडिंग एट 670 66 के अराउंड पे। उस टाइम पे वी ऑल वेर बीटिंग अराउंड दिस पैंडेमिक, बट वहाँ पे जिन्होंने भी 76 पे इन्वेस्ट किया है, इट वेंट टिल 1100। तो यहाँ से अगर आप ग्रोथ देखोगे कि क्योंकि जैसे ही हमारी लॉकडाउन हटी, फिर लोगों की परचेस पावर बढ़ी, एंड मार्केट हैज़ गिवन लाइक 1332, मतलब 10 गुना, 11 गुना पैसा डबल हुआ होगा जिन्होंने भी उस टाइम पे उसमें इन्वेस्ट किया है। सो दिस आर सम ऑफ द मेथड जहाँ पे कि आप पी रेशियो को भी ढूंढ सकते हैं। सेम वाइज पी बी रेशियो होता है, दैट इज प्राइस टू बुक। जैसे इस केस में कंपनीज के बुक के साथ उसको एनालाइज किया जाता है। जैसे बैंक लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर ऑफन एनालाइज यूजिंग प्राइस टू बुक रेशियो, जैसे क्योंकि ये फिनेंशियल सेक्टर्स हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा प्राइस टू बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। एंड बैलेंस शीट लोडेड विद फिजिकल एसेट, बैलेंस रियल एस्टेट वगैरह, यहाँ पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है।
So this is basically about the intrinsic value. एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे बात करूं जैसे इन्फोसिस का, ठीक है ना। सो इन्फोसिस भी एक अच्छी आईटी कंपनी है, जहाँ पे कि आप देख सकते हो कि फ्यू इयर्स एगो द स्टॉक वाज ट्रेडिंग आउट अराउंड 1100 के अराउंड पे। थोड़ा सा इन्फोसिस का भी देख लेते हैं। तो फिर इन्फोसिस, ठीक है, 2020 के अराउंड पे, 21 के अराउंड पे इट वाज ट्रेडिंग एट 950 एंड नाउ इट इज ट्रेडिंग एट ऑलमोस्ट लाइक 1970, ठीक है ना। सो बेसिकली वहाँ पे अगर जो आप चीज़ देखोगे कि उनकी जो कंसिस्टेंट कैश फ्लो है वो भी अच्छी है। यहाँ पे अगर वो भी देखना है हम लोग, इन्फोसिस का भी यहाँ पे देख सकते हैं। इन्फोसिस का फ्री कैश फ्लो 23,000 है। प्लस अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो इनकी कैश फ्लो, एक सेकेंड, कैश फ्लो में भी अगर आप हर साल पे देखो, ऑपरेटिंग एक्टिविटी 14,000, 17,000, 23,000, 20,000, 22,000, 25,000, तो कंसिस्टेंटली ये यहाँ से बढ़ रही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इनकी जो ग्रोथ रेशियो है, एक सेकेंड, यहाँ पे आप देख सकते हो 10 ईयर्स के ग्रोथ रेट अगर देखो यहाँ पे 12% है, 5 ईयर्स के 13% है, 15% है। तो कंसिस्टेंटली 10, 12, 13% के हिसाब से बढ़ रही है। प्रॉफिट ग्रोथ भी उसी हिसाब से, क्योंकि सेल्स का मतलब प्रॉफिट नहीं होता, बट सेल्स के साथ प्रॉफिट भी मैच कर रही है, 10, 15, 20%। स्टॉक प्राइस भी उसी हिसाब से 10, 15, 19, 20% के अराउंड पे बढ़ रही है। तो ये तीनों चीज़ें कितनी इंपॉर्टेंट है, वो जब हम बैलेंस शीट के ऊपर बात करेंगे वो क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं पूरा डिटेल में इसको बात करूंगा। सो ऐसी कंपनीज अच्छी रहती है फॉर स्लो स्टेडी ग्रोथ पर्सपेक्टिव से, ठीक है ना। सो यहाँ पे जो एनालिसिस है वहाँ पे अगर आप देखो, वहाँ पे ग्रोथ पोटेंशियल थी, तो इन्फोसिस जनरली 10% के अराउंड पे यहाँ पे ग्रो कर रही थी। प्लस इन्फोसिस हैज प्रेडिक्टेबल कैश फ्लो, जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि कैश फ्लो जो है इनकी कंसिस्टेंटली 23,000 के अराउंड पे थी। मार्केट करेक्शन ओवर ए टाइम, इन्फोसिस मार्केट करेक्टेड itself, मतलब यहाँ पे हम लोगों ने आपको चार्ट्स पे भी दिखाया था, मार्केट ने करेक्शन किया था। यहाँ पे बीच में आप देख सकते हो Jan 22 में 1900 से इसने करेक्ट किया था 1200, फिर 1200 से अगेन इट वेंट टिल 2000। तो ये सारी चीज़ें थोड़ा सा आपको हेल्प करती है कि कैसे स्टॉक अंडर वैल्यूड हुई थी, फिर वहाँ से बाउंस बैक की, एंड उस टाइम पे जिन लोग इन्वेस्ट किए होंगे सो डेफिनेटली उनको फिर वहाँ पे रिटर्न मिलता है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको हेल्प करती हैं एक कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू वगैरह ढूंढने में, ठीक है। सो इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटेटिव फैक्टर्स, तो जैसे कि हम लोग ने इंट्रिंसिक वैल्यू के बारे में बात किया, सेम वाइज अदर एस्पेक्ट्स जो भी डिफाइन करते हैं वो आपको देखना पड़ेगा, कि जैसे कंपनीज के मैनेजमेंट कैसे काम करती है, उनके एक्सपीरियंस क्या है, ये मैनेजमेंट एनालिसिस पे भी आता है। सो हाउ एक्सपीरियंस इज द लीडरशिप टीम, कैसी हिस्ट्री उन्होंने अपने शेयर होल्डर के लिए बनाई है, ब्रांड स्ट्रेंथ क्या है, उनका मोड कैसा है, हाउ इट सेट्स अपार्ट फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर्स, उनकी मार्केट पोजीशन क्या है। लाइक जैसे इन कंपनी लीडिंग इन द सेक्टर, लाइक रिलायंस इंडस्ट्री इंडिया एनर्जी के लिए सबसे बड़ी है। सेम वाइज अगर टेलीकॉम में भी देखें, जियो एयरटेल्स आर द लीडिंग फैक्टर्स कंपनीज ऑन दिस पर्टिकुलर इंडस्ट्री। तो ये सारे चीज़ें जब आप क्वालिटेटिव फैक्टर्स में इन्वॉल्व करते हो तो आपकी रिसर्च भी अच्छी रहती है, इंटरेस्टिंग वैल्यू के साथ ये सारी चीज़ें भी आपको हेल्प करती है। सेम वाइज अगर आप देखो पेंट के मामले में, एशियन पेंट्स, आप घर घर पे देखो एशियन पेंट्स कितना पॉपुलर है, तो उनकी ब्रांड स्ट्रेंथ कितनी अच्छी है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कितनी अच्छी है, उनकी इनोवेशन कितनी अच्छी है, उनकी रिसर्च कैसे रहती है, वो नए नए कलर्स बिल्डअप लेके आते हैं, एंड वो एक मार्केट वैल्यू प्लस सेंटिमेंट्स के साथ वो लोग इसको करते हैं। सो इसके वजह से ये कंट्रीब्यूट करते हैं हाई इंटरेस्टिंग वैल्यू डिस्पाइटली सीम्स एक्सपेंसिव स्टॉक प्राइस। तो एशियन पेंट्स की अगर आपको शेयर प्राइस पता है, आई एम नॉट श्योर, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो वेयर इट इज ट्रेडिंग, एंड 5 ईयर्स बैक, 2 ईयर्स बैक पे उनकी कैसी स्टॉक प्राइस थी। आप डेफिनेटली अपने चार्ट्स खोल के इस पे नीचे लिख सकते हो, ठीक है। नाउ वी नो दैट कि व्हाट इज इंटरेस्टिंग वैल्यू, कैसे कैलकुलेट किया जाता है। डेफिनेटली डीसीएफ के ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, बट व्हाट आर द इम्पोर्टेंट और द कॉमन मिस्टेक्स जो कि इन्वेस्टर्स या आपको अवॉइड करना है वेल कैलकुलेटिंग द इंटरेंसिक वैल्यू। यू शुड नॉट बी ओवर एस्टिमेटिंग ग्रोथ, जैसे हम लोगों ने बात किया कि जो ग्रोथ जैसे कि 10% के हिसाब से इन्फोसिस पे बढ़ रही थी, उस हिसाब से बहुत सारे इन्वेस्टर थोड़ा सा ओवर ऑप्टिमिस्टिक हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रोथ के ऊपर फोकस करते हैं। वी शुड नॉट बी डूइंग दैट, हमें रियलिस्टिक रखना है। एंड हमें मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को भी, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, करेंसी फ्लक्चुएशन, गवर्नमेंट चेंज, जीडीपी, ये सारे चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, उनको भी कंसिडर में रखना है। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है कोई कंपनीज अगर करेंट गवर्नमेंट से इन्फ्लुएंस है, उनके जो भी वाइटल्स है या उनके जो भी ग्रोथ है, अगर वो किसी
पॉलिटिकल पार्टी के साथ है, यू नो व्हाट आई एम मतलब इंडिकेटिंग, आप कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बता सकते हो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा अबाउट एनी पर्टिकुलर कंपनीज। बट अगर वैसे भी है तो अगर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल मोदी 3.0 गवर्नमेंट के टाइम में कुछ कंपनीज के शेयर प्राइस ऑन द डे ऑफ वोटिंग काउंट कितनी क्रैश हुई थी, रिमेंबर 4 जून। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एंड डोंट ओवर कॉम्प्लिकेट द प्रोसेस, लाइक सिंपल मेथड लाइक पीई रेशियो, इन सब चीज़ों को ज़्यादा ओवर एस्टिमेट मतलब कॉम्प्लिकेट मत कीजिएगा, थोड़ा सा रियलिस्टिक रख के इसको कर सकते हैं, ठीक है। So basically these are all about the intrinsic value, and we have shown like how this will definitely help you in your analysis and in your value investing. So अगर हम इसको conclude करें, so basically uh, as we deep down into the value investing part, remember calculating intrinsic value isn't an exact science, but it can give you a significant edge when it comes to finding undervalued stocks in the market. If you found this value in this video, so please like the video, share करना, comment करना, and don't forget to subscribe, because हम ऐसे ही videos लाते रहेंगे, and in our upcoming वीडियोज़ विल बी टॉकिंग अबाउट द फिनेंशियल स्टेटमेंट्स। और अगर आपको डीसीएफ के ऊपर वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट्स में से बता सकते हो। हर चीज़ को मैं पॉइंटर शूटर वीडियो प्लस डिटेल में जितना बना सकूँ मैं बनाऊंगा। एंड दिस इज द वैल्यू इन्वेस्टिंग सीरीज विच हैव बीन स्टार्टेड। आप पहला वीडियो अगर मिस किए होंगे तो डेफिनेटली उसको आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा, आप जाके वैल्यू इन्वेस्टिंग का कोर प्रिंसिपल वाला वीडियो चेक कर सकते हैं। आगे के सेक्शन में हम लोग डाइव करेंगे स्टॉक सिलेक्शंस पे, टूल्स पे बात करेंगे जो कि वैल्यू इन्वेस्टर यूज़ करते हैं, वैल्यू इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज पे हम लोग वीडियोस लाऊंगा, केस स्टडीज, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स लाएंगे, कंपनीज के एनालिसिस के वीडियोस लाऊंगा, मल्टी बैगर स्टॉक्स को कैसे सिलेक्ट करना है उसके वीडियोस आएंगे, एंड आईपीओ डिटेल्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, एंड हाउ एंड व्हाट आर द पैरामीटर्स ऑफ आईपीओ वैल्यूएशन, वो एक डिटेल वीडियो लाऊंगा जो कि आप सीख गए तो आपको बाकी वीडियोस नहीं देखना है कि इस कंपनी का आईपीओ क्या कैसे होंगी नहीं होगा, आप खुद उसका एनालाइज कर सकते हो। बहुत सिंपल लैंग्वेज में बनाऊंगा, एंड मेनी मोर थिंग्स विल बी ब्रिंगिंग इनटू दिस चैनल। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड इफ यू आर remaining till this end of the video, I really welcome to our channel, and thanks for supporting, and we will see in the next video. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, एंड हैव ए ग्रेट डे, बाय।